गुड इवनिंग नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे ड्रीम नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्वालिटीज़, जिसको हमने लास्ट में देख रखा है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम क्लासेस अभी स्टार्ट करने वाले, जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो शायद आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये जो टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जिसको मैं बीच बीच में आपको बताते जाऊंगी। ठीक है, तो ये आपको एक सुपरफिशियल मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी इसमें कि क्या होता है। और ये जो टॉपिक है उसका नाम है हमारा स्कूल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज में, इसके बारे में हम बहुत सुपरफिशियल पढ़ेंगे। और इसको आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे दर्शन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए, और हमसे ऑनलाइन माध्यम से भी आप जल्दी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं, और आज के टॉपिक जो कि है हमारा स्कूल हेल्थ सर्विसेज, इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। वैसे तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या है, इसके बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से आइडिया है, लेकिन मेन इसमें जो है कि जो इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, हम उनकी बात करेंगे, और उससे ही रिलेटेड कुछ बातें और कुछ डिटेल्स उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में और भी ज़्यादा अगर डिस्क्रिप्शन में आपको जानना होगा तो आपको मैं बता चुकी हूँ। जल्दी से जल्दी दर्शन एजुकेशन ऐप डाउनलोड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज से। तो ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या है, ये तो आपको पता ही है कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज वो सर्विस है जहाँ पे स्कूल में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग फैकल्टीज़ हैं, उन सभी को उनके हेल्थ के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, जो नर्सिंग प्रोवाइड किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कूल हेल्थ सर्विसेज बोलते हैं। ये आपको नॉर्मली जानने की ज़रूरत है। अब आगे जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत सुपरफिशियली बता रही हूँ कि क्या है इस स्कूल हेल्थ सर्विसेज में, क्या क्या जानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको डिटेल में भी हम एक वीडियो बन चुका है हमारा, जो कि आपको दर्शन एजुकेशन ऐप में मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या है, आपका स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज में ये जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया था, सबसे फर्स्ट अगर हम उसकी बात करें तो ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1960 से। ठीक है, इसके लिए भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आपका ये जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है वो कब से स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों वो स्टार्ट हुआ था हमारा 1960 से। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं इसमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी इज स्कूल टीचर। ठीक है, जैसा कि आप सोचते होंगे कि ये जो इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी, इसमें स्कूल टीचर मतलब आप अगर देखेंगे स्कूल हेल्थ सर्विसेज, तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो वहाँ पे होती हैं, ये उनका काम है। तो अगर वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन में अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी कौन है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम और सर्विसेज के लिए, तो आप को वहाँ पे ऑप्शन में मान लीजिए स्कूल हेल्थ नर्स दे देते हैं, विलेज हेल्थ गाइड दे देते हैं, आशा देते हैं, या फिर उसके बाद एक रख देते हैं स्कूल टीचर। तो शायद आप स्कूल हेल्थ नर्स के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि आपको यही लगेगा कि जो स्कूल हेल्थ नर्स है वही तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज देंगी, है ना। तो आप उसी पे ही टिक करके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनरी है वो कौन है, स्कूल टीचर। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल जो टीचर हैं वही हर वक्त बच्चों के बीच में अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं। तो जो सुपरवाइज कर पाएंगे वहाँ पे हर टाइम, वो कौन होते हैं, स्कूल टीचर होते हैं। इसीलिए बोला गया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी है स्कूल टीचर। ठीक है, इसके बाद इंडिया इंट्रोड्यूस स्कूल हेल्थ सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक, क्या बोल रहे हैं, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस स्कूल हेल्थ सर्विसेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, जो हमारा इंडिया है उसने ही स्कूल हेल्थ सर्विसेज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज को सबसे फर्स्ट में इंट्रोड्यूस किया है, तो वो क्या है, हमारा इंडिया। ओके, इसके बाद क्या बोल रहा है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज एम्फेसाइज ऑन माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शियस डिजीजेस, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, डिजीज ऑफ स्किन, आई, ईयर एंड डेंटल कैरीज। क्या बोल रहे हैं कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज जब हम देते हैं तो किस किस चीज़ों में फोकस किया गया है, वही को यहाँ पे भी
जो है लिस्ट आउट करने जैसा दे दिया, जो कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों में स्कूल हेल्थ सर्विसेज में फोकस किया जा रहा है। और ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें डेंटल कैरीज़ की, तो बैड फूड हैबिट्स, चॉकलेट्स ले रहे हैं, ठीक है, बाहर के जो रैप फूड्स होते हैं उसको खा रहे हैं, जंक फूड्स ले रहे हैं, इन सब से उनको क्या हो रहा है, डेंटल कैरीज हो रहे हैं। ठीक है, माल न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो रहा है क्योंकि बच्चे हैं, उनके हैबिट्स से इधर उधर खेलना, कहीं पे भी बैठना उठना, कुछ भी ऑब्जेक्ट छूट देना, उनको पता नहीं है, इतने मेच्योर नहीं है कि उनको सही गलत का अंदाज़ा हो, इसलिए उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स भी आपको किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि आप जो है ऐसे खाना ले रहे हैं, ऐसे कंटामिनेटेड फूड वाटर के इंटेक कर रहे हैं जो शायद आपके इंटेस्टाइनल वॉर्म को एक्टिवेट कर दे रहा है, जिससे आपको एनल लीचिंग हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं। और डिजीज़ और स्किन, अगर स्किन की डिजीज़ की बात करें तो ये भी इसलिए क्योंकि वो पर्सनल अपना हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण हैं जो आपको बता सकते हैं कि बच्चों में किस लिए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल अगर यहाँ पे बात करें, अच्छा ये सारी चीज़ें तो मेन फोकस कर रही है, तो देख लिए। अब ये देख रहे हैं हम कि स्कूल हेल्थ, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, वो उसमें क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वही है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, जिस पे वो फोकस कर रहे हैं। और उस पर फोकस वो क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यही सारी प्रॉब्लम्स है जो सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को मिल रहा है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं जैसे बताई डेंटल कैरीज, और उसके बाद फिर आपका इन्फेक्शियस डिजीज़, माल न्यूट्रिशन, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। तो अब यहाँ पे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, अब बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में देखने तो मिल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मोस्ट प्रीवलेंट जो प्रॉब्लम है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेंटल डिफेक्ट्स। डेंटल डिफेक्ट्स को क्या बोला गया है? मोस्ट प्रीवलेंट। दिख रहा होगा आपको कि अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की हम बात करें तो डेंटल डिफेक्ट, डेंटल कैरीज जो हमने पढ़ा था, वही मोस्ट प्रीवलेंट प्रॉब्लम है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ये। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट प्रीवलेंट हेल्थ प्रॉब्लम कौन सा है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, तो वो क्या है दोस्तों? डेंटल डिफेक्ट्स। ठीक है, इससे अगर देखेंगे आप तो फिर गोइटर, ठीक, और इसके बाद माल न्यूट्रिशन, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, आई डिजीजेस। ठीक है, अगर हम गोइटर की बात करें तो ये किस लिए हो रहा है? आयोडीन डिफिशियंसी कारण। माल न्यूट्रिशन तो आप जान ही रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं इसलिए। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स इसलिए क्योंकि कंटामिनेटेड फूड वाटर इनटेक कर रहे हैं, तो उसके कारण वॉर्म को जो है एक्टिवेट हो रहे हैं, जिस कारण वो आपको एनल लीचिंग वगैरह, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह हो रहा है। आई डिजीज़ की बात करें तो विटामिन ए डिफिशियंसी कारण आई डिजीज़ होता है, ये भी आपको पता है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल चीज़ों को देखें तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये सारे प्रॉब्लम किस कारण से हो रहे हैं? न्यूट्रिशन की वजह से। ठीक है, कहीं ना कहीं बैलेंस न्यूट्रिशन हम नहीं ले पा रहे हैं, इसी वजह से हो रहा है। मेन यही प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे देख रहे हैं आप डेंटल डिफेक्ट्स, तो बैड फूड हैबिट्स। अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो आयोडीन डिफिशियंसी। माल न्यूट्रिशन देख रहे हैं तो बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं। इंटेस्टाइन में अगर देख रहे हैं तो फिर वो फूड इंटेक अगर गलत ले रहे हैं, कंटामिनेटेड ले रहे हैं, आई डिजीज़, विटामिन ए डिफिशियंसी। तो इन सब से पता लग रहा है जो न्यूट्रिएंट्स हमको जो अमाउंट में चाहिए, जो रिक्वायर्ड है हमको डेली लाइफ के लिए, वो प्रॉपर इसमें नहीं मिल पा रहा है। तो इससे पता लग रहा है न्यूट्रिशन ही बच्चों में मेन कारण है। और भी है लेकिन हम मेन इसको मानते चल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मेन कारण है यहाँ पे अब हम देखेंगे तो वो न्यूट्रिशन ही है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये हम बहुत सुपरफिशियल इसको देख रहे हैं दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज ये क्या है, कब आया है, क्यों ये सारी चीज़ों पे ही फोकस किया जा रहा है, अगर इसको डिटेल में पढ़ना है दोस्तों तो जल्दी से जल्दी हमारी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव्स बहुत कॉमन है दोस्तों, इसको बताने की जरूरत नहीं, मैं एक बार फिर भी आपको बता रही हूँ।
पॉजिटिव हेल्थ, डिजीज प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप, हेल्थ कॉन्शियसनेस एंड हेल्पफुल एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर आप स्कूल हेल्थ सर्विसेज देते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि हेल्थ को पॉजिटिव रखना है, डिजीज़ का प्रिवेंशन करना है कि डिजीज़ उनमें आ ना जाए, तो पहले ही उन पर क्या करना है? रोकथाम कर देना है। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस करना है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेना है। उसके लिए अगर डायग्नोसिस कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम अराइज हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट देना और बच्चों को फॉलो अप करने के लिए बोलना है। ठीक है, इसके बाद क्या है? हेल्थ कॉन्शियसनेस। ठीक है, बच्चों को हेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए अवेयर करना है, उनको बताना है कि हेल्थ को लेके आप कॉन्शियस रहें, क्योंकि अगर हेल्थ अगर सही नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद है हेल्थफुल एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है उनका, उसको क्या कराना है? हेल्दी कराना है, क्योंकि आपका मेन मोटिव ही यही है कि सारे प्रॉब्लम, सारे डिजीज़ को आपको अपने कम्युनिटी लेवल पे ख़त्म करना है। तो आप इसलिए फोकस कर रहे हैं स्कूल पे भी कि क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो अगर वहाँ पे भी अगर आप ध्यान देंगे तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। राइट, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं? हेल्थफुल एनवायरनमेंट जो है बना रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको एक बार नॉर्मली फिर भी बता दी हूँ जो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन रिकमेंडेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे कमेटी आए थे और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन हो रहा है, और ये ज़रूरी भी है। जब स्कूल में मेंबर्स, जो भी मेंबर्स, चाहे स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग, उन सभी का अगर हम एग्ज़ामिनेशन करते रहेंगे, टाइम टू टाइम एग्ज़ामिनेशन करेंगे, तो शायद हम जल्दी उसे डिटेक्ट कर पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, है ना। तो उससे से रिलेटेड कमिटीज़ कुछ कुछ आए जिन्होंने कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिया, कुछ प्रोग्राम आए जिन्होंने अपना कुछ कुछ सर्विसेज दिया। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट इसमें क्या बोला गया है? रेणुका रॉय स्कूल हेल्थ कमिटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है रेणुका रॉय स्कूल हेल्थ कमेटी के बारे में, कि ये 1961 में आया था। अब इस पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा दोस्तों कि 1961 में इसने हेल्थ प्रोग्राम जो है अपना स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पे वर्क किया, नहीं, ये 1961 में आया था, ये बोल रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? लेड फाउंडेशन ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इसने बोला कि जो हमारी रेणुका रॉय स्कूल हेल्थ कमेटी थी, ठीक है, ये फर्स्ट फाउंडेशन है जिन्होंने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के लिए रिकमेंडेशन दिया। कहने का मतलब है जब स्कूल हेल्थ सर्विसेज चलाया गया, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया, तो उसके लिए क्या उसमें करना चाहिए, कैसे कैसे उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, उसको रिकमेंड करने के लिए जो फर्स्ट कमेटी सामने है, जो फर्स्ट कमेटी जो है जिसने रिकमेंडेशन दिया था, वो कौन है? रेणुका रॉय स्कूल हेल्थ कमेटी। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है उसके लिए कौन सी कमेटी है जो फर्स्ट रिकमेंडेशन दिया था एग्जामिनेशन के लिए, तो वो कौन सी कमेटी है दोस्तों? रेणुका रॉय स्कूल हेल्थ कमेटी। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं? रेणुका रॉय स्कूल हेल्थ कमेटी ने बोला मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड देन एवरी 4 years। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है बच्चों का कब? पहला तो एक एडमिशन के टाइम में, एंट्री मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है एडमिशन के टाइम में, और उसके बाद दूसरा कब? देन एवरी 4 years, उसके बाद हर 4 साल में उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। ठीक है, तो इस तरीके से रेणुका रॉय स्कूल हेल्थ कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि मेडिकल एग्जामिनेशन करा। मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब हेल्थ चेकअप के बारे में ये बोल रहे हैं कि हेल्थ चेकअप कराने बच्चों का, एक तो एडमिशन के टाइम में और दूसरा एवरी 4 years। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको कि रेणुका रॉय ने क्या बोला था रिकमेंडेशन में। अब इसके बाद आता है आपका NRHM। NRHM क्या? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि वंस एवरी 6 month। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि 6 महीने में एक बार, हर 6 महीने में एक बार आपको क्या कराना है? मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है। ये जो है क्या बोले थे? एग्जामिनेशन, स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन से रिलेटेड रिकमेंडेशन दिए थे, यही पढ़ रहे हैं ना कि क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया था किसके द्वारा। तो पहला तो हमने देख लिया रेणुका रॉय स्कूल हेल्थ कमेटी ने आपका रिकमेंडेशन दिया, जो कि फर्स्ट कमेटी थी जो फर्स्ट टाइम में रिकमेंडेशन दिया था, सॉरी। तो ये जो है आपका लेड फाउंडेशन कहलाया, और इन्होंने क्या बोला कि एडमिशन के टाइम में एक बार आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है और दूसरा एवरी 4 years। ठीक है, अब NRHM क्या बोल रहे हैं? NRHM बोल रहे हैं
कि वंस एवरी 6 मंथ्स, ठीक है। वंस एवरी 6 मंथ मतलब कि हर 6 महीने में एक बार, ठीक है। ये कौन बोला? NRHM, ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया। अब स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए और क्या रिकमेंड किया गया? स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए रिकमेंड किया गया, जिसमें क्या बोला गया कि 5th to 8th क्लास आई स्क्रीनिंग करना है। स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंदर 6 to 8 क्लास के बच्चों का, जो कि शायद हो सकते हैं 10 to 14 ईयर्स के अराउंड। और क्या बोला गया? एक टीचर होंगे टू स्क्रीन 150 स्टूडेंट्स, ठीक है। 150 स्टूडेंट्स को स्क्रीनिंग करने के लिए, 150 स्टूडेंट को चेक करने के लिए वहाँ पे एक टीचर रहेंगे। उनके आई के चेकअप के लिए एक टीचर रहेंगे। जैसे क्लास में 300 स्टूडेंट अगर हम लेके चलें तो उनमें जो 150 स्टूडेंट्स हैं उनको अलग कर देंगे, तो वो 150 स्टूडेंट को कौन हैंडल करेगा? एक टीचर। और अगर 300 है तो कितने? 2 टीचर। तो ऐसे उनमें बोला गया था, ये रिकमेंडेशन दिया गया था। तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि अगर एक क्लास में 450 स्टूडेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर देख लेंगे कि एक क्लास में अगर 450 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें कितने टीचर अलॉट होंगे फॉर आई स्क्रीनिंग, ठीक है। तो कितने होंगे? 3 ऑफ कोर्स, है ना। इसके लिए कितने होंगे? 3। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ घूम घूम के आपको घुमा घुमा के पूछ देता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक और चीज़ पूछता है जो बहुत कंफ्यूज कर देगा कि NRHM ने रिकमेंड किया है, ठीक है। तो एक स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए NRHM का जो रिकमेंडेशन है वो क्या है? हमने क्या पढ़ा है? वंस एवरी 6 मंथ पढ़ा है। तो शायद वो लिख सकता है ट्वाइस एवरी 6 मंथ्स, है ना। क्या लिख देगा? ट्वाइस एवरी 6 मंथ, कुछ भी लिख सकता है। और हम क्या पढ़े? वंस एवरी 6 मंथ, हमें पता है हर 6 महीने में एक बार। तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कन्फ्यूज़न आ जाता है कि कुछ वैसा ही दिख रहा है, कुछ वैसा है ना। तो ये एकदम कॉन्शियस होकर इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि क्या बोला है? वंस एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में एक बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों। उसके बाद क्या है बोला है कि विजुअल एक्यूटी कट ऑफ फॉर रेफरल टू PSA इज़ लेस देन 6/9, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि विजुअल एक्यूटी अगर मान लो टेस्ट कर रहे हैं तो उस विजुअल एक्यूटी में जो कट ऑफ आना चाहिए वो लेस कट ऑफ आएगा। अगर लेस देन 9 तो क्या करना है? PSC के लिए रीफ़र करना है, ठीक है। कट ऑफ इसमें दिया गया है, अगर लेस देन 9 आता है तो उनको PSC के लिए रीफ़र करना है, ठीक। अब यहाँ पे जो स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे क्या करते हैं? टीचर्स इसमें इंगेज्ड होते हैं, ठीक है। और टीचर भी स्क्रीनिंग के लिए उनको हेल्प करते हैं और देखते हैं अगर मान लो इसमें कोई बच्चे में ऐसा लग रहा है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स भी रहते हैं, अगर लग रहा है कि उनकी आई स्क्रीनिंग हुई है और उसमें जो कट ऑफ आ रहा है वो लेस देन 6/9 आ रहा है, तो उनको डायरेक्ट रिफ़र करना है PSC में, जो कि फर्स्ट रिफरल यूनिट है, आपको पता होगा। तो क्या करना है? उनको PSC में रिफ़र करना है, ठीक है। तो ये बोला गया आपको स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि अगला क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं? कहने का मतलब ये है कि जब स्कूल हेल्थ सर्विसेज देंगे तो ऐसे क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिसका ध्यान में हम रख सकते हैं, और उनको ध्यान में रखेंगे तो शायद जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है वो और बेटर तरीके से दे पाएंगे। शायद जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज देने का जो मेन गोल है वो और ईज़िली अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को दिया गया है, उसको अभी हम चेक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है? स्कूल एनवायरनमेंट, ठीक है। क्या है? फर्स्ट स्कूल एनवायरनमेंट। अभी हम दोस्तों सबसे फर्स्ट जो एस्पेक्ट देख रहे हैं वो स्कूल एनवायरनमेंट है। अब ये जो स्कूल एनवायरनमेंट है इसके अंदर क्या क्या है ये सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और भी दूसरा एस्पेक्ट्स आएगा। अभी जो फर्स्ट एस्पेक्ट चेक करें वो क्या है? स्कूल एनवायरनमेंट है, ध्यान रखिएगा। तो स्कूल एनवायरनमेंट में फर्स्ट क्या बोल रहा है? लोकेशन, ठीक है। पहला उन्होंने सजेस्ट किया लोकेशन। देखिए
यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि ऐसा ही हो, यहाँ पे बोला जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा अगर हो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं लोकेशन के लिए कि स्कूल का लोकेशन कैसे जगह पे होना चाहिए, कैसे जगह पे स्कूल होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, सेंट्रली सिचुएटेड विथ प्रॉपर अप्रोच रोड्स एंड प्रॉपरली फेंस्ड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो रोड है, सॉरी, जो आपका स्कूल है वो ऐसे रास्ते से होकर जाना चाहिए जहाँ घर से आपके स्कूल तक का जो पहुँच है, जहाँ पे प्रॉपर रोड हो। ठीक है, रोड जो हो वो प्रॉपर हो, कोई उबड़ खाबड़ रोड मत हो। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर रोड ख़राब है और पहुँचते तक वहाँ पे अगर जैसे रोड ख़राब मिलता है, बच्चे हैं तो शायद एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए पहले ही रिकमेंड किया गया है कि स्कूल ऐसे रोड्स पे बने, ऐसे रोड जो है वहाँ पे अप्रोच जो रहेगा रोड वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और क्या बोला गया है, प्रॉपरली फेंस्ड होना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, पूरे तरीके से बाउंड्री वाले से घिरा हुआ होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर स्कूल में बाउंड्री वॉल घिरा हुआ नहीं होगा तो क्या होगा, स्कूल के बच्चे क्योंकि छोटे छोटे हैं तो ये रहेगा ही नहीं, तो वो बाहर चले जाएंगे और बाहर घूमते रहेंगे और आसपास शायद रोड्स होंगे, ठीक है, या फिर आसपास कुछ भी मार्केट प्लेसेस कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ गुम जाएंगे या तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। बच्चे इमेच्योर हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोला गया है कि टोटल मतलब प्रॉपरली फेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, अवे फ्रॉम नॉइज़, फॉर एग्जांपल फ्रॉम रोड्स, सिनेमाज, फैक्ट्रीज, रेलवे ट्रैक्स एंड मार्केट प्लेसेस। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि नॉइज़ वाली जो जगह है उससे दूर रहना, मतलब दूर बनना चाहिए, ऐसे लोकेशन में होना चाहिए बोल रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं उस बीच में अगर ऐसा कुछ इधर उधर का आवाज़ आता है तो डिस्टर्बेंस होता है, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या, रोड्स हैं तो एक्सीडेंट की प्रॉब्लम, सिनेमाज है तो शायद बच्चे इधर उधर घूम सकते हैं, भटक सकते हैं, फैक्ट्रीज, रेलवे ट्रैक्स हैं तो वहाँ जाके बच्चों में कुछ भी एक्सीडेंट्स वगैरह दिख सकता है, मार्केट प्लेसेस हैं तो वहाँ जाके बच्चे कहीं घूम गए इसमें क्योंकि इमेच्योर हैं, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसे सारी जगह से बच्चों को दूर रखना है, स्कूल्स को दूर रखना है, तो ऐसे लोकेशन को सजेस्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, साइट, तो कैसे साइट बनाना चाहिए, तो प्राइमरी स्कूल के लिए सजेस्ट किया गया है 5 एकड़ एंड हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए सजेस्ट किया गया है 10 एकड़। इसको हम डिटेल में बता चुके हैं क्लासेस में, तो आप अगर हमारी क्लासेस को हमारी क्लासेस को अगर ज्वाइन करेंगे तो इसके बारे में आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों रिकमेंड किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, सिंगल स्टोरीड, जैसा कि इस इमेज में देख पा रहे होंगे। मैं इसको एक बार जूम इन करती हूँ तो आपको और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये सिंगल स्टोरीड का है, इसके ऊपर कोई और अदर बिल्डिंग नहीं बनी हुई है ना, इसी को हम बोलते हैं सिंगल स्टोरी। तो ये सिंगल स्टोरी क्यों बोला गया है, इसलिए क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, शायद बच्चे फिर उस छत में जाएंगे, छत में जाके कहीं गिर सकते हैं या फिर क्या पता वो वहाँ से कूदने की ही कोशिश करें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इमेच्योर है, उनको किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, इसलिए बोला गया है ऐसे सिंगल स्टोरी का होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या देखिए यहाँ पे क्या बोली हूँ मैं कि रिकमेंड किया गया है, बोला गया है, ये सारे एस्पेक्ट को शायद हम ध्यान दें तो जो हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं वो और ज़्यादा बेटर तरीके से दे सकते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों को इसलिए ध्यान दे रखने के लिए बोला गया है। तो ये था आपका क्या, स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्लासरूम, तो क्लासरूम में क्या बोला गया है, क्लासरूम का स्पेस इतना होना चाहिए कि वहाँ पे एटलीस्ट 40 स्टूडेंट्स ईजिली आ जाएँ बिना कंजस्टेड के। ठीक है, कंजस्टेड ना हो और ईजिली 40 स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठ पाए, ऐसा क्लासरूम होना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, 10 स्क्वायर फीट पर कैपिटा, और एक बच्चा अगर जैसे मान लो यहाँ बैठा है तो उसके बीच में जो गैप होगा अगले बच्चे के लिए वो 10 स्क्वायर फीट होना चाहिए पर कैपिटा, जो कि यहाँ पे बताया गया है ना, तो इस चीज़ के लिए रिकमेंड किया गया है क्लासरूम के लिए। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर, सिंगल डेस्क एंड चेयर, जो कि किस टाइप का होना चाहिए, माइनस टाइप का। फर्नीचर के लिए सजेस्ट किया गया है कि सिंगल डेस्क और चेयर होना चाहिए। ठीक है, सिंगल डेस्क और चेयर, यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है चेयर और फिर सिंगल डेस्क अलग अलग बच्चों के लिए। ठीक है, और किस टाइप का होना चाहिए बोल रहे हैं, माइनस टाइप का। अब ये माइनस टाइप क्या है, तो ये आपको इस इमेज से दिख रहा होगा, तो इसको मैं एक बार जूम इन करके और अच्छी क्लियरली आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद आपको और ईजिली समझ आएगा कि ये माइनस टाइप क्या है।
ठीक है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। ये है दोस्तों आपका माइनस टाइप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए आपका चेयर है और ये क्या है आपका, ये डेस्क है। ठीक है, अब चेयर के ये जो फ्रंट वाला, एक सेकेंड, ये जो चेयर के आपको ये जो फ्रंट वाला दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कि यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है, दिख रहा है आप लोग को? एक सेकेंड, ओके ठीक है। इसके बाद अब इसको हम फिर से दोबारा देख रहे हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे हम देख रहे थे कि फर्नीचर का टाइप कैसा होना चाहिए, तो क्या बोल रहा है, सिंगल डेस्क और चेयर होना चाहिए बोला था। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, माइनस टाइप का होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं माइनस टाइप क्या है। ठीक है, तो माइनस टाइप को कैसे बोला गया है कि जो आपका ये चेयर है, ठीक है, और ये आपका जो डेस्क है, यहाँ पे ये जो डेस्क है वो चेयर को ओवरलैप कर रहा है। दिख रहा है आपको कि अगर आप चेयर में ऐसे बैठेंगे तो ये चेयर का हिस्सा डेस्क के अंदर ऐसा कुछ घुसा होगा, ये जो हिस्सा घुसा होगा, तो यहाँ पे ये जो किनारा है ना इसका, ये आपके डेस्क के ठीक किनारे तक नहीं पहुँचेगा, जबकि डेस्क आपको के चेयर को ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये हिस्सा अंदर घुस जाएगा इसके और ये ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इसी को हम माइनस टाइप बोलते हैं और इसी को सजेस्ट किया गया है कि ऐसे ही फर्नीचर्स होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे ज़ीरो टाइप बोला गया है, तो यहाँ ज़ीरो टाइप देखोगे तो ये इसका जो हिस्सा है चेयर का, जो आखिरी यहाँ पे एज है, वो आपके डेस्क के एज के ठीक एग्जैक्ट पॉइंट पे है, इसी को हम बोलते हैं ज़ीरो। और अगर प्लस अगर आप देखेंगे, जिसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव टाइप भी बोलते हैं, तो ये चेयर आपको दिख रहा है और डेस्क आपको दिख रहा है, इनके बीच में देखिए कितना स्पेस है, इसी को बोलते हैं हम प्लस टाइप। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि माइनस टाइप क्या है, कि चेयर को जो डेस्क है वो ओवरलैप करता है, इसी को हम बोलते हैं माइनस टाइप। ठीक है, तो ये तो आपको इसी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम, तो अगला क्या बोल रहा है, अगला है हमारा डोर्स एंड विंडोज़। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर दिख पाए। ठीक है, डोर्स एंड विंडोज़, डोर्स एंड विंडोज़ को क्या बोला है, कंबाइंड डोर एंड विंडोज़ एरिया 25% ऑफ द फ्लोर स्पेस। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर फ्लोर स्पेस 100% का है तो उसका 100% का जो 25% जो हिस्सा होगा वो डोर और विंडो कवर करेगा। डोर्स एंड विंडोज़ कवर करेंगे फ्लोर स्पेस के 25% स्पेस को। ठीक है, ये बोला गया है। उसके बाद क्या बोला गया है कि प्लेस्ड ऑन अपोजिट वॉल्स फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। ठीक है, क्या बोला गया है, डोर्स एंड विंडोज़ को एक दूसरे के ठीक क्रॉस साइड पे प्लेस करना है ताकि क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे। इससे क्या होगा, वेंटिलेशन जो है रूम में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जैसा मान लो यहाँ पे डोर बना हुआ है, तो इसके जस्ट अपोजिट इसी की साइड पे बना होना चाहिए विंडो। अगर ऐसे बने रहेगा तो यहाँ से भी एयर, इधर से भी एयर, तो क्या होगा, क्रॉस वेंटिलेशन बना रहेगा, जिससे वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बोला गया है ऐसे प्लेस करना है। वेंटिलेटर्स 2% ऑफ द फ्लोर स्पेस। अब वो जो फ्लोर स्पेस बोला गया 100% का, उसमें 25% को दिया गया है डोर्स और विंडो के लिए, और उसके बाद जो 2% एरिया है, 2% स्पेस है, उसको किसके लिए सजेस्ट किया गया है, वेंटिलेटर्स के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे वेंटिलेटर्स बने हैं, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। इसको मैं एक बार जूम इन करके जल्दी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इसी वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, 2% वेंटिलेटर ऐसे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं
कि कलर कैसा होना चाहिए, तो ब्राइट कलर सजेस्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि डिम नहीं दिखेगा तो बच्चे को इसलिए और अच्छे से समझ में आएगा। ब्राइट कलर रहेगा, डिम नहीं रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, इसलिए वाइट कलर को सजेस्ट किया है। लाइटिंग कैसे बोल रहा है? नेचुरल लाइट को प्रीफर किया गया है, जो कि लेफ्ट साइड से होना चाहिए। लेफ्ट साइड ऐसे जैसे कि उसमें दिख पा रहा है आपको इस तरीके से, वैसे ही नेचुरल लाइट जो है, सनलाइट, डे लाइट जो है आना चाहिए और लेफ्ट साइड से आना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड अगर बना है, नेचुरल लाइट अगर लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो अगर आप लिखते हैं राइट हैंड से तो क्या होता है, जो शेडो है क्या होता है, हैंड के पीछे बनता है, फिर वो शेडो आगे नहीं बनता है, ठीक है, जिससे आपको लिखने में कोई इरिटेशन प्रॉब्लम नहीं आता है। इसलिए प्रीफर किया जाता है लेफ्ट साइड को, ठीक। इसके बाद क्या बोला गया है? वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई में क्या बोला गया है? सेफ़ एंड पोर्टेबल। वाटर सप्लाई जो आपको मिल रहा है वहाँ पे, वाटर जो आप पी रहे हैं वहाँ पे, वो क्या होना चाहिए? सेफ़ होना चाहिए, कंटामिनेटेड साइट पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? ईटिंग फैसिलिटीज़, सेपरेट रूम होना चाहिए, प्रोवाइडेड फॉर मिड डे मील। अगर मिड डे मील अगर मान लीजिए स्कूल में मिलता है तो उसके लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस इमेज में कि बच्चे यहाँ पे खाने के लिए बैठे हैं, इसके लिए अलग से सेपरेट रूम है ना। मिड डे मील अगर प्रोग्राम चलता है कॉलेज में, स्कूल में, तो वहाँ पे बच्चों के लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए जहाँ पे उनको मिड डे मील मतलब मील उनको वहाँ पे ही प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है? लैबोरेटरी के लिए। लैबोरेटरी के लिए क्या सजेस्ट किया गया है कि सेपरेट जो है टॉयलेट्स होने चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, जो कि होता ही है। इसके साथ साथ क्या बोला गया है? 1 यूरिनल फॉर 60 स्टूडेंट्स, ठीक है। 60 स्टूडेंट्स के अंदर में 1 यूरिनल होना चाहिए एंड 1 लैट्रिन फॉर 100 स्टूडेंट। 1 लैट होना चाहिए 100 स्टूडेंट्स के में, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर मान लो उस स्कूल में 500 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, तो उस 500 स्टूडेंट की कैपेसिटी में कितना लैट होगा? 5, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सजेस्ट किया है कि 1 लैट्रिन फॉर 100 स्टूडेंट्स, है ना। 1 लैट के लिए सजेस्ट किया गया है। 100 स्टूडेंट अगर हैं तो 500 अगर है तो फिर 5। सेम ऐसे ही 1 यूरिनल बोला गया है 60 स्टूडेंट्स के अंदर पे, है ना। और अगर यही बोल दे 240 स्टूडेंट हैं, तो इससे भी आप गेस कर लोगे कि कितने यूरिनल होना चाहिए। तो इस तरीके क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं, ठीक है। तो इस बारे में भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपको लेबोरेटरी में कैसे कैसे सजेस्ट किया गया है। 1 यूरिनल फॉर 60 स्टूडेंट, 1 लैट फॉर 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एस्पेक्ट्स हमने किस में पढ़ा? स्कूल एनवायरनमेंट के लिए पढ़ा, ठीक है। स्कूल का एनवायरनमेंट देखने के लिए पढ़ा कि स्कूल का एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो वो आप स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो दे रहे हैं वो और ईजिली दे पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ अप्रेजल। हेल्थ अप्रेजल में क्या बोला गया है? पीरियोडिक एग्जामिनेशन के लिए सजेस्ट किया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और डेली मॉर्निंग इंस्पेक्शन के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है? कि पीरियड पे टाइम टू टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सजेस्ट किया गया है कि टाइम टू टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते रहना है और डेली मॉर्निंग इंस्पेक्शन कराना है। जैसे कि हमारी मॉर्निंग में स्कूल में जब हम थे तो इंस्पेक्शन होता था, नेल्स चेक होता था, हेयर चेक होता था, शू चेक होते थे, ड्रेस जो है ड्रेसअप किए टाइडी से नहीं, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता था। उसी के बारे में बोला गया है कि ये सारी चीज़ों का भी इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद क्या बोला है? न्यूट्रिशनल सर्विसेज। न्यूट्रिशनल सर्विसेज में क्या बोला गया है? मिड डे मील प्रोग्राम आपको कंडक्ट कराना है और अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को आपको जो है वहाँ पे जो है कंडक्ट कराना है। अब ये मिड डे मील प्रोग्राम क्यों? क्योंकि हमको पता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसलिए हम मिड डे मील प्रोग्राम करा रहे हैं। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम करा रहे हैं क्योंकि बच्चों को अगर हम सीड मैन्योर अगर इक्विपमेंट्स वगैरह स्कूल गार्डनिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे और ज़्यादा अवेयर और मोटिवेटेड होते हैं, जिससे आपका जो गोल है वो और ईजिली अचीव हो पाएगा माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने का, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है? फर्स्ट एड एंड एमरजेंसी केयर, जिसमें क्या बोल रहा है? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर अगर आपको देना है तो टीचर को ही आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो यही टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लाया गया है स्कूल में, जिसमें टीचर्स को क्या किया गया? ट्रेन किया गया फर्स्ट एड के लिए और इमरजेंसी केयर के लिए, ठीक है। क्योंकि टीचर ही वहाँ पे ऐसे मेंबर हैं जो हर टाइम बच्चों के पास प्रेजेंट रहते हैं और अवेलेबल रहते हैं। एकदम एट द टाइम जो स्कूल हेल्थ नर्स है वो नहीं आ सकती हैं, ठीक है, या अदर हेल्थ केयर टीम जो है नहीं आ सकती। सॉरी, स्कूल हेल्थ मेंबर तो वहाँ पे होंगे अगर वहाँ पे पोस्टेड है तो, बट हेल्थ केयर टीम जो है वहाँ पे नहीं आ सकती हैं अगर नीडेड है तो, है ना। तो इसीलिए टीचर को ही क्या करना है? ट्रेन करना है फर्स्ट एड के लिए, ताकि कोई भी एक्सीडेंट्स या फिर कुछ भी इमरजेंसीज आए तो
क्विकली वो रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। इसलिए टीचर को ही वहाँ पे क्या करना है, ट्रेन करना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट डेंटल हेल्थ, जो कि आपको पता ही है डेंटल कैरीज सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। अब डेंटल हेल्थ में क्या बोला गया है, डेंटल एग्जामिनेशन कराना है वंस अ ईयर, साल में एक बार बच्चों का डेंटल एग्जामिनेशन कराने के लिए सजेस्ट किया गया है, क्योंकि डेंटल प्रॉब्लम बच्चों में देखा गया है और बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा गया है। आई हेल्थ सर्विसेज देना है, जिसमें डिटेक्ट करना है रिफ्रैक्टिव एरर्स और ट्रैकोमा को, क्योंकि ये शायद बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और विटामिन ए का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण ही बच्चों में आई डिजीजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद और क्या बोला गया है लास्ट आपको, कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बच्चों को बताना है, अवेयर करना है कि हाइजीन ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स, टीथ एंड क्लोथिंग्स के बारे में उनको अवेयर करना है और उनको एजुकेट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ों में आप ध्यान देंगे तभी आप एक अच्छे तरीके से हेल्थ सर्विसेज दे पाएंगे स्कूल में, ठीक है। और स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो दे रहे हैं उसमें जो आपका गोल है वो और इजीली अचीव हो पाएगा। तो ऐसा आपको एस्पेक्ट्स को फॉलो करने बोल रहा है कि ध्यान दे के अगर ये सारी चीज़ों को किया जाए तो और अच्छे से हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, स्कूल में जो हेल्थ है उसको हेल्थफुल हेल्दी एनवायरनमेंट बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को सजेस्ट किया गया है, ठीक है। तो ये आपको मैं दोस्तों ईजिली और फिर सुपरफिशियल वे पे आपको जो है एक्सप्लेन करी हूँ। और ये आपको अगर और डिटेल में जानना है तो आपको मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप हमारी क्लासेस और दर्शन एजुकेशन ऐप जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करके डिटेल में देख लिए। और हमारी क्लासेस जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों माध्यम में अवेलेबल है। अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल के सामने, जो कि गांधी चौक के पास स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली टॉपिक को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।